हाय टीम, गुड आफ्टरनून। सॉरी बेयर द नॉइस, आसपास बहुत लोग हैं। आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड दिस सिंस यस्टरडे, लेकिन ये इतनी नॉइज़ है, बारिश है, तो रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा था। फाइनली अब कुछ कर नहीं सकते, यू हैव टू बेयर दिस नॉइस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों ने मुझे पूछा था एक्सरसाइज सॉल्व करो सर, एक्सरसाइज सॉल्व करो, तो लेट अस सॉल्व द एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सिंपल है एक्सरसाइज, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी आई होगी, चलो देखते हैं। जस्ट अ मिनट एंड यूल हैव टू बेयर दिस नॉइस। आई एम सो सॉरी गाइस, कुछ भी नहीं कर सकते, ये आस पड़ोस के लोगों को समझाना मुश्किल है। अच्छा, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग इन 1 or 2 sentences। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ 4 मेन क्लासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोस्त, ये क्वेश्चन का सिंपल मतलब यही है कि आपको पूछा है क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स कौन से हैं जो हमने पढ़े थे। वी नो दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आयोनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल एंड मेटालिक क्रिस्टल। दैट्स इट। सब ये 4 ही पूछा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these 3 types of packing used by metals make most efficient use of space and which makes the least efficient use। मतलब क्या बोल रहा है? हमने जो भी पढ़ा था पैकिंग, 3 टाइप के पैकिंग पढ़े थे हमने, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। याद है? सिंपल क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%, BCC का था 68%, FCC was 74%. So by looking at this, what do you observe? सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी इसकी है, सबसे ज़्यादा इसकी है, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट ये होगा, सबसे कम एफिशिएंट ये होगा। जस्ट राइट दैट। क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी इज द मैक्सिमम इन विच लैटिस, इट इज इन FCC एंड इट इज मिनिमम इन व्हाट? सिंपल क्यूबिक। FCC में कितना है? 74% और सिंपल क्यूबिक में 52.4%। दैट्स इट। मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये? यू हैव टू सी दिस बैंड, और ये बैंड देख के आपको बताना है कि भाई ये क्या है। यू हैव टू क्लासीफाई देम इनटू इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर, या फिर मेटल बोल लो आप। ठीक है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड मेटल और कंडक्टर। ठीक है, तो पहला डायग्राम देखो। सी देयर इज नो गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के बीच में नो गैप नहीं होता या फिर ओवरलैपिंग होती है, तो वी कॉल इट एज मेटल। इसको मेटल बोलेंगे या फिर कंडक्टर बोलेंगे, राइट? मेटल कंडक्टर। ज़्यादा गैप है तो दिस इज माय इंसुलेटर, और थोड़ा सा गैप है, सो दिस इज माय सेमीकंडक्टर, राइट? लेट्स सी, वही है क्या ये? यस, सो मेटल कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। मूविंग अहेड, वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या डिस्कस करना है इसको? व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। दैट्स इट, खत्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हाउ डज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर चेंज विद टेम्परेचर एंड व्हाई? व्हेन वी स्टडी सेमीकंडक्टर, मैंने आपको बोला था जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टिविटी बढ़ती है सेमीकंडक्टर की, राइट? सो क्यों बढ़ती है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? बिकॉज वी नो दैट जब भी एक सेमीकंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, जैसे मैं इसको हीट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? दे गेट सर्टेन एनर्जी, जिसकी वजह से वो यहाँ से जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में। दे कैन जंप टू कंडक्शन बैंड, और एक बार कंडक्शन बैंड में जंप किया तो कंडक्टिविटी ज़्यादा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी। सो सी, as the temperature increases, the electrical conductivity of semiconductor also increases. Why? Because with increase in temperature, more electron gets the energy to jump from not from conduction band, it should be valence band to conduction band, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, किसकी? सेमीकंडक्टर की, राइट? ओके, मूविंग अहेड, लुक एट द पिक्चर। ये सिलिकॉन का एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पिक्चर दिया हुआ है विद द बैंड। आपको बताना है कि यू हैव टू लेबल देम सिंपली। सो ऊपर वाला कंडक्शन बैंड होता है, नीचे वाला बैलेंस बैंड होता है, और जो बीच में गैप है वो बैंड गैप। खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ सॉलिड इज हार्ड, ब्रिटल एंड इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर। एक ऐसा सॉलिड जो हार्ड है, ब्रिटल है, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर है, लेकिन दोस्त जब वो मेल्ट होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सॉलिड को क्या बोलते हैं? एक ही सॉलिड पता है हमें जो मेल्ट करने के बाद, वाटर में मेल्ट होने के बाद या फिर वाटर में डिजॉल्व होने के बाद या फिर मेल्ट होने के बाद कंडक्टिविटी करता है, वो है आयोनिक सॉलिड, बाकी कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, मेंशन टू प्रॉपर्टीज दैट आर कॉमन फॉर बोथ HCP एंड CCP लैटिस। सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या कॉमन पॉइंट्स क्या है वो देखना है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं HCP में और CCP में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो हमें पता है HCP में देर आर 8 पार्टिकल्स, इन HCP देर आर 8 particles, in CCP there are 4 particles, but दोनों को see this is the difference, this is the difference, but if I have to talk about the common thing, दोनों में common ये था, आपने पढ़ा था दोनों का coordination number 12 है, the coordination number of both the pattern is 12, और दूसरा था coordination number same है तो number of octahedral void जो है वो भी same है। दूसरा common thing क्या है? the number of octahedral void in both the lattices are same। ओके, लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ले भाई, ये क्वेश्चन पूछा है, स्केच टेट्राहेड्रल वॉइड, बना लो यार, टेट्राहेड्रल वॉइड है। क्या करना है आपने? 3 स्फीयर बनाना है, देयर इज अ गैप इन बिटवीन, और स्फीयर के ऊपर आप एक और स्फीयर रख दो, तो दिस गैप, दिस वॉइड इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, यहाँ से टेट्राहेड्रॉन बनेगा, पता है? सी, ये स्फीयर का सेंटर, ये स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, ये इससे ज्वाइन होगा, ये ऐसे ज्वाइन होगा, ये ऐसे ज्वाइन होगा यहाँ से, देन दे विल गेट हियर, कुछ ऐसे, एंड सी, सो हियर यू गॉट अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रॉन। दिस इज द रीजन वी यूज्ड टू कॉल इट एज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऐसे आपको बना के दिखाना नहीं, आपको सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड बना के दिखा देना, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दोस्त फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बाद डिस्कस की थी हमने, आपको पता है ऐसे एलिमेंट, ऐसा सब्सटेंस जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए या फिर जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए मैग्नेटिक फील्ड में, अगर ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाता है, वी कॉल इट एज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। वाई? ये बहुत ज़बरदस्त मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक मेरा सब्सटेंस है। सी, बिकॉज द सब्सटेंस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो भी सब्सटेंस के अंदर ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, एंड दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक, राइट। ओके, मूविंग अहेड, चल अब एमसीक्यूज की बात करते हैं दोस्त। सो एमसीक्यूज की बात करें तो वी नो, अभी जस्ट देखा हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के चार क्रिस्टलाइन सॉलिड में 4 सॉलिड्स थे, दीज आर व्हाट, आयोनिक क्रिस्टल था, है ना, आयोनिक सॉलिड था, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी था, याद है। सो भाई यहाँ पे पूछा मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, so it is crystalline solid, simple, it is what, crystalline solid, खत्म, हाईलाइट कर दो। नेक्स्ट, which of the following is n type semiconductor। भाई n type semiconductor मतलब क्या हो रहा है, डोप वाला, ऐसा कंडक्टर डोप करने के बाद जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करके उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो हमें पता है कि ऐसा सिर्फ एक ही है, दैट इज सिलिकॉन को जब हम आर्सेनिक से डोप करते हैं तो हमें n टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। अगर याद नहीं है तो गो टू दैट पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर जहाँ पे हमने n टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा था। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज, नो। ओके, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज, बोथ कैटायन एंड आयन आर मिसिंग, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व, यस, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व इन फ्रैंकल डिफेक्ट। कुछ होता नहीं है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम हो जाती है। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट में इन द क्रिस्टलाइज फॉर्म बाय बीसीसी यूनिट सेल वॉइड वॉल्यूम इज। अच्छा, अभी देखो, अभी पीछे हमने देखा था बीसीसी का, वी जस्ट सॉ बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, इट वाज 68%, राइट। तो बचा हुआ जो भी होगा वो क्या होगा, वॉइड होगा, तो 100 माइनस 68 कर दो भाई, कितना बचा, यहाँ से 2, यहाँ से कितना बचा 3, 32% प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी क्रिस्टल, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, देखो खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। 4 स्फीयर्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यस, जस्ट नाउ वी सॉ 4 स्फीयर से हमने टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया था।
A center of sphere is octahedral. The center of spheres in octahedral void are at the apices of regular tetrahedron. ऑक्टाहेड्रल वॉइड के जो स्पीयर्स है उनके सेंटर से क्या टेट्राहेड्रन बनता है? यस, बिल्कुल बनता है, तो ये भी राइट है. इफ द नंबर ऑफ एटम इज n, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल इज 2n. नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, याद है ऑक्टाहेड्रल तो n ही होता है, टेट्राहेड्रल 2n होता है. जो भी n होगा देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो सेम होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो डबल होता है, 2 टाइम n. सो if the number of atom is n by 2, the number of a tetrahedral void is n. yes right, n by 2, क्योंकि tetrahedral जो होता है वो twice होता है, तो 2 n by 2, तो ये n है, ये राइट है. सिर्फ गड़बड़ी यहाँ पर है कि भाई octahedral क्या होता है, सेम होता है, तो 2n नहीं आएगा, ये पे n ही आएगा. so this is the answer. okay, next, a compound form SCP structure, the number of tetrahedral octahedral void in 0.5 moles of substance respectively. अच्छा ठीक है, अभी ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, पुराना कंसेप्ट याद रखो. अगर एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं याद है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इतने एक मोल में होते हैं. तो ये कंफ्यूज करने के लिए बाकी सब दिया हुआ है. आधे मोल में कितना होगा? इसका हाफ. सो इसका हाफ कितना हो जाएगा? इट इज 3.011 इंटू 10⁻23. खत्म. अच्छा, अब क्या पूछा क्या है? द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन 0.5 मोल. अच्छा, अब टेट्राहेड्रल तो n ही होता है, सॉरी टेट्राहेड्रल 2n होता है और ऑक्टाहेड्रल n होता है. तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने? 3.011. तो इतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे और उसका डबल जो होगा वो मेरा टेट्राहेड्रल. तो पहला आएगा 3.011, फिर 6.022. नहीं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल पूछा है रिस्पेक्टिवली. तो पहले टेट्राहेड्रल 6.022, फिर ऑक्टाहेड्रल पूछा है. ओके, सो ये वाला आएगा. ठीक है, रिस्पेक्टिवली बोला है ना, तो पहले आपको टेट्राहेड्रल लिखना है. टेट्राहेड्रल इज व्हाट 2n और ऑक्टाहेड्रल इज सिंपल है. समझ में आया? ओके, मूविंग अहेड. PB हैज FCC स्ट्रक्चर विच एज लेंथ विद यूनिट सेल 495 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ PB. अच्छा दोस्त, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बहुत सिंपली आपको बोल दिया है ऑलरेडी कि भाई ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ये क्या है? FCC है. ये क्या है? FCC. एज लेंथ दिया हुआ है कितना? 495 पिकोमीटर. अच्छा, यहाँ पे आंसर भी सारे पिकोमीटर में, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे. अच्छा, आपको पता है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन FCC का रिलेशन एच सेंटर रेडियस और एच का रिलेशन क्या है? A इज इक्वल टू एज लेंथ का रिलेशन क्या है? A इज इक्वल टू 2√2 टाइम्स R, राइट? Therefore R is what? R is equal to A by 2. √2 मतलब 1.414, राइट? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. सो ये क्या है? 495 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 2.828. सो इफ आई डिवाइड 495 बाय फॉर 2.828, द आंसर आई गॉट इज पॉइंट में आंसर आता है कुछ, इट इज 175.035 समथिंग 3. यहाँ तक ही लिखते हैं. सो जीरो सबसे नियरेस्ट कौन सा है? 175.03. तो ये वाला, दिस इज द आंसर. ठीक है, सिंपल है, ये रिलेशन निकाल लो, हो गया, आ जाएगा. फाइन, लेट्स मूव अहेड. अब बात करते हैं मज़ेदार चीज़ की. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत लोगों को डाउट था. सो दोस्त, ये सारे जो मैंने आंसर्स निकाले हैं यहाँ पे, दीज मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर फ्रॉम टेक्स्ट बुक. मैंने टेक्स्ट बुक्स में ढूंढ के ही निकाले हैं, वहाँ से थोड़े छोटे पॉइंट्स छाटे बाटे हैं और निकाले हैं. ठीक है, क्या बोल रहा है? व्हाट आर वैलेंस बैंड एंड व्हाट आर कंडक्शन बैंड. तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में लिखना है. सिंपली क्या करो, उनका डेफिनेशन लिखो और उनकी थोड़ी प्रॉपर्टी लिखो. तो कंडक्शन बैंड क्या होता है भाई? अपने को सबसे पहले पता है कंडक्शन बैंड, इट इज़ द हाईएस्ट एनर्जी बैंड, है ना? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाईएस्ट एनर्जी बैंड होता है. दूसरी बात, अब इट इज फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड एटम्स इन सॉलिड. दो सॉलिड एटम के बाहर वाले जो भी एनर्जी लेवल है उनके इंटरेक्शन से एक बैंड बनता है, दैट इज कंडक्शन बैंड, और जिसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जंप करते हैं और कंडक्टिविटी बढ़ती है, राइट? अच्छा, दूसरी बात ये, अभी जो कंडक्शन बैंड होता है या तो वो पार्शियली ऑक्यूपाइड हो सकता है या खाली भी हो सकता है ना? कोई भरोसा नहीं है कंडक्शन बैंड का, ये खाली भी हो सकता है और ये वेकेंट भी हो सकता है. अच्छा, अब कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोबाइल होता है, याद है ना? तभी तो वो कंडक्ट ही करेगा, कंडक्टिविटी, तभी तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है.
ठीक है, वो क्या होती है, वो मोबाइल होती है और वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करती रहती है. इट कैन मूव टू दी एंटायर सॉलिड, इट कैन मूव थ्रू एंटायर सॉलिड. और इसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब भी उनके पास मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करूंगा. ठीक है. टॉकिंग अबाउट वैलेंस बैंड, जो नीचे वाला बैंड है, अभी देखो वैलेंस बैंड की एनर्जी तो बहुत कम होती है दोस्त. ठीक है. और दूसरा, वैलेंस बैंड के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री नहीं होते हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं अपने न्यूक्लियस के पास, क्योंकि वैलेंस बैंड न्यूक्लियस के नज़दीक होता है और कंडक्शन बैंड बाहर वाला एनर्जी लेवल होता है. सी, सो बैंड हैविंग लोअर एनर्जी देन, सी द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी, just a minute, let me highlight it. So the band having lower energy than conduction band is valence band. The electron in the valence band are not free to move because they are tightly bound to their respective nucleus. That's it. ये हो गया आपका. आपको सिर्फ छोटा सा नोट्स लिखना था अबाउट कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मस्त है दोस्त. डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो आपको करना सिर्फ यही है, आयोनिक सॉलिड ले लो, मॉलिक्यूलर सॉलिड ले लो, उनका डिस्टिंग्विश लिख दो. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कौन से पार्टिकल्स होते हैं. सो पहले आयोनिक सॉलिड में क्या होते हैं, कैटायंस एंड आयंस होते हैं. मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होते हैं, दे आर मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है. दूसरा, आयोनिक सॉलिड के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. यहाँ पे जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है, लंडन फोर्स होगा या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. ठीक है. नेक्स्ट, अबाउट देयर हार्डनेस. हार्डनेस की बात करें तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड और ब्रिटल होते हैं. मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं भाई वो सॉफ्ट होते हैं. नाउ सिंस इट इज हार्ड एंड ब्रिटल, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. सो दे हैव, आयनिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑलमोस्ट 600 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस. और भाई मॉलिक्यूलर तो बहुत ही कम, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज -272 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस. आयोनिक सॉलिड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन गुड कंडक्टर होते हैं व्हेन दे आर मेल्टेड और डिजॉल्व इन वाटर. अभी ऊपर भी हमने एक सम सॉल्व किया था इसके ऊपर, एक क्वेश्चन देखा, 2 क्वेश्चन देखा था इनफैक्ट. ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन नॉट कंडक्ट. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए आपका NaCl ले लो सबसे सिंपल, फिर कैल्शियम फ्लोराइड ले लो. एग्जाम्पल फॉर मॉलिक्यूलर सॉलिड इट इज आइस, बेंजोइक एसिड एक्सेट्रा. राइट, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है दोस्त. डिस्टिंग्विश पॉइंट अच्छे मार्क्स भी आपको दे देगा. टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ FCC एटम, नंबर ऑफ एटम इन FCC यूनिट सेल. हाँ चलो ये आप सॉल्व करते हैं. FCC यूनिट सेल में आपको पता करना है कितने नंबर ऑफ एटम है. तो ठीक है दोस्त, अभी आपको याद है, चलो एक स्पीयर बना लेते हैं पहले. स्पीयर बोल रहा है, एक क्रिस्टल बना लेते हैं. ठीक है, जस्ट अ मिनट. ठीक है, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया इधर, ला, ये यहाँ ज्वाइन किया, ये यहाँ ज्वाइन किया. ठीक है दोस्त, ये अपना बन गया. ये समझो एक क्रिस्टल है. अब यहाँ पे मेरे को मेरे बनाने दो क्या, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स बना देता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8. क्या बोल रहे हैं, FCC है, मतलब फेस सेंटर्ड है ना. फेस सेंटर्ड में हर एक फेस के ऊपर भी होता है. सो यहाँ पे एक होगा, ये फेस में होगा, ये फेस में होगा, पीछे होगा, यहाँ पे होगा. ठीक है, काउंट करो 1 और नीचे वाला पूल एक यहाँ पर. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, कुछ ऐसा होगा. सो दोस्त यहाँ पे अपन जब ध्यान से देखे, सो FCC में कॉर्नर में कितने एटम्स है, 8. ठीक है, और हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8. सो कॉर्नर एटम मिलाएंगे तो क्या बचा, सिर्फ एक एटम. ठीक है, और फेस पे कितने एटम्स है, फेस पे टोटल फेस कितना है, 1 2 3 4 5 6. फेस पे 6 एटम्स है, लेकिन हर एक फेस का एटम हाफ कंट्रीब्यूट करता, तो मतलब 3. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स in FCC unit cell is corner plus face, that is 1 plus 3, that you got 4 atoms. तो FCC में कितने एटम्स हो गए,
4 एटम्स हो गए, खत्म। क्लियर है? फाइन, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, अब पूछा है हाउ आर दी स्पीयर्स अरेंज इन फर्स्ट लेयर ऑफ सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर एंड हाउ आर दी सक्सेसिव लेयर ऑफ स्पीयर प्लेस अबाउट दिस लेयर। मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी स्पीयर फर्स्ट लेयर के स्पीयर्स अरेंज है, ठीक है, हमने जो भी फर्स्ट लेयर के सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में देखेंगे जो पहला लेयर है वो कैसे अरेंज है और उसके आगे इसके ऊपर लेयर्स कैसे अरेंज किए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है हमें कि फर्स्ट लेयर क्या है और उसके आगे हम कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, सो अभी अगर बात करें हम तो सी गाइस, एक्सक्यूज मी, देखो हमें पता कर रहा है क्यूबिक क्लोज पैक में जो क्यूबिक ऑक्यूपाई करता है स्पेस, दैट इज 75% पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, अच्छा अब जो फर्स्ट लेयर हमने बिठाया है, जो फर्स्ट लेयर हम रखते हैं, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट समवेयर हियर। ठीक है, समझो ये फर्स्ट लेयर मैं बना रहा हूँ, इससे बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स से लेट मी ड्रॉ द फर्स्ट लेयर। एक समझो कुछ ऐसा है। ठीक है, फर्स्ट लेयर है ये। अब इसके ऊपर जो सेकेंड लेयर आएगा, ठीक है, वो हम कहाँ रखते हैं पता है? इसके डिप्रेशन पर रखते हैं, यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन पर रखता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो सेकेंड लेयर है यहाँ पे, यहाँ से पीछे भी पूरा क्यूब ऐसा, समझ जाओ, मैं सिर्फ फ्रंट वाला बता रहा हूँ। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स होंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो सेकेंड लेयर आता है ना भाई, सेकेंड लेयर आके इसके अंदर का जो क्यूब वॉइड बना है, देखो 1 2 3 ऐसा कुछ है। तो जो सेकेंड, ये फर्स्ट लेयर का है समझो, मैंने यहाँ से ऐसे कट करके निकाला है यहाँ पे। तो फर्स्ट लेयर के ऊपर जो सेकेंड लेयर का एक एटम होगा वो इनके वॉइड पे आके बैठता है ऐसे, समझ में आ रहा है? वो इनके वॉइड पे आके बैठता है ऐसे। सो अब सेकेंड, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो सेकेंड लेयर कवर क्या करता है, ऊपर का ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर लेता है। ठीक है, अब जब इसके ऊपर, अब सेकेंड लेयर जब बैठ गया तो अब सेकेंड लेयर के जो होल्स होते हैं, सेकेंड लेयर के अंदर भी होल्स आएंगे ना, तो सेकेंड लेयर के होल्स जो है वो फर्स्ट लेयर के होल्स को कवर नहीं करते। ठीक है, वो उनके लाइन में नहीं है। इसके लिए उसको कवर करने के लिए हमें एक और लेयर लाना पड़ेगा। उसको कवर करने के लिए देखो, फर्स्ट वाले होल को कवर करने के लिए, फर्स्ट वाले होल को कवर करने के लिए अपने सेकेंड लेयर लाया, लेकिन सेकेंड लेयर की वजह से भी एक होल जो क्रिएट हो रहा है उसको कवर करने के लिए थर्ड लेयर लाना पड़ रहा है। सो तो हमारा जो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, फर्स्ट लेयर है, उसके डिप्रेशन में सेकेंड, फिर ऊपर एक और। सो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, तो ऐसे 3 लेयर लगाने पड़ रहे हैं हमें। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर को हम ए बोलते हैं, सेकेंड वाले को बी बोलते हैं, थर्ड को सी बोलते हैं। तो ये कुछ अरेंजमेंट ऐसा होता है। तो 75% स्पेस तो भर जाता है, लेकिन जो फर्स्ट लेयर में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है उसको कवर करता है सेकेंड लेयर। ठीक है, जब लेकिन सेकेंड लेयर जब उसको कवर करता है तो सेकेंड लेयर के अंदर जो वॉइड्स आते हैं वो फर्स्ट लेयर के वॉइड के लाइन में नहीं है, वो अलग ही है। तो उनको कवर करने के लिए हम एक और लेयर रखते हैं, थर्ड लेयर। उसके बाद फिर वापस फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे होते रहता है। सो दिस इज द रीजन द अरेंजमेंट विल बी ए बी सी अरेंजमेंट। फाइन, moving to the next one, calculate the packing efficiency of metal crystal that has simple cubic structure। देखो simple cubic structure का packing efficiency कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोस्त ये हमने देखा था, ये दिस इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, और हमने पूरा इसके ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर भी था। ओके, सो इफ यू रिमेंबर कैसा होता है, सिंपल है। लेट अस जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, सो एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। ए भाई, हाँ ओके, चलो क्यूब बना लेते हैं पहले। अभी भाई सिंपल क्यूबिक में पता है सारे जो एटम्स है वो सिर्फ कॉर्नर में ही है ना, वो सारे कहाँ पर है, सिर्फ कॉर्नर में है, और दे आर अरेंज सच दैट कि वो कुछ ऐसे एक दूसरे को टच करता है, समझ लो ये कुछ ऐसा, दे आर टचिंग ईच अदर। ठीक है, सब एक दूसरे को टच करते हैं।
सो ये सब एक दूसरे को ऐसे टच करते हैं, तो सिंपली होता क्या है पता है, समझो ये एज है, ये ए है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास 2 सर्कल है, ठीक है। सो एज जो है, एज से एक सर्कल और यहाँ से एक सर्कल, तो ये एक रेडियस, ये 2 रेडियस, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ ए क्या होता है, इट इज 2 टाइम्स द रेडियस, देयरफॉर आर विल बी a/2, सिंपल। तो पहले आप पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए वी नीड टू फाइंड द रेडियस, तो हमें रेडियस यहाँ पे मिल गया, सो आर इज a/2। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर जो होता है, हर एक स्फीयर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या, उसका वॉल्यूम कितना, तो वी नो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट 4/3 पाई आर क्यूब, वी नो इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। सो जस्ट वी आर जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर हियर, सो ये 4/3 पाई आर क्यूब है, तो आर के बदले हम क्या लिख देंगे, a/2 द होल क्यूब, सिंपल वही लिखा हुआ है यहाँ पर। सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट π/6 a क्यूब। ये तो हो गया एक स्फीयर का। अब इस पर्टिकुलर सिंपल क्यूबिक में टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, भाई टोटल पार्टिकल भी एक ही है, तो पूरा स्फीयर का भी वॉल्यूम सेम ही हो जाएगा, इट विल बी πa³/6। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कितना जगह है मेरे पास और उसके अंदर कितना पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो भाई टोटल जगह मेरी कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का पूरा वॉल्यूम कितना है और उसके अंदर पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, राइट। अच्छा, अब यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो अपने को पता है क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड क्यूब, यहाँ पे साइड क्या है ए, देयरफॉर इसका वॉल्यूम a क्यूब होगा, राइट, a क्यूब। और हमारा वॉल्यूम, हमारा जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम कितना है, जस्ट नाउ वी फाउंड इट इज πa³/6, सिंपली समझ में आ गया। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100, कर लो, आपका क्या हो रहा है, a क्यूब कैंसिल हो गया, बचा क्या 100 π/6, पाई का वैल्यू पता है 3.14 है, divided by 6, if you multiply this, the answer you will get is 52.36%. So packing efficiency किसकी, सिंपल क्यूबिक की कैसी है, 52.36%. It's very simple. Fine. Moving ahead. तो 52.36% जो है भाई वो पैकिंग एफिशिएंसी, और बाकी जो बचा है वो खाली स्पेस है, that is void volume you can say. Next. What are paramagnetic substance? Just now we saw ferromagnetic, अब बात करते हैं paramagnetic substance. अब यहाँ पे ये थोड़ा कम होता है, ये क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। या ये जो सब्सटेंस होते हैं जिनके अनपेड इलेक्ट्रॉन दी सब्सटेंस विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विच आर वीकली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिनको मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद वो बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल योर ऑक्सीजन, कॉपर है ना, कॉपर आयन, कॉपर Cu2+, Fe3+, क्रोमियम 3+, ठीक है, ये सारे सब्सटेंस जो है ये पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। भाई जो शॉटकी डिफेक्ट होता है उससे क्या क्या होता है, ठीक है, लेट्स बनाइए, मैंने देखते हैं क्या क्या होता है। शॉटकी डिफेक्ट से क्या क्या होता है, देखो सबसे पहली बात जो होती है शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, जो आयंस है वो कम हो रहा है, आयंस कम होंगे तो ऑब्वियसली भाई मास कम होगा, मास कम होगा, आयंस कम हो रहा है, मास कम हो रहा है, लेकिन भाई जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है, वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है। सो भाई आयंस निकल जाते हैं शॉटकी डिफेक्ट में। इफ यू रिमेंबर, अगर किसी को याद नहीं है शॉटकी डिफेक्ट, गो एंड वॉच द वीडियो, वापस एक बार रिवाइज करो, आपको शॉटकी डिफेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है शॉटकी डिफेक्ट में, सिंपल होता है, आयन निकलता है, आयन कम होता है, आयन कम होने से मास कम होता है, लेकिन वॉल्यूम सेम रहता है दोस्त। तो वॉल्यूम सेम है, आयन मास कम हो गया तो क्या होगा, डेंसिटी भी कम हो जाएगी। सो उसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि भाई आयन तो डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से मास भी कम हो रहा है, बट वॉल्यूम सेम रहता है, हेंस डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे कम होता है आयन तो क्या होता है, जो मेरा क्रिस्टल है वो कंडक्शन चालू करता है छोटे, क्योंकि अभी क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो रहा है आयंस, आयंस कम हो रहे हैं, तो अब कोई भी आयन कम होगा तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए कोई तीसरा आएगा ही, राइट। सो जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कंडक्शन थोड़ा सा आएगा, बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं आएगी, बट देयर विल बी इट विल स्टार्ट बिगिनिंग विद द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा, दूसरा क्या है, जैसे जैसे आयंस जा रहे हैं तो क्या होगा, वॉइड बढ़ते जाएगा, देयर विल बी टू मेनी वॉइड्स, जिसकी वजह से जो लेटाइज एनर्जी है वो कम हो जाएगी,
लेटाइस एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी. सो प्रेजेंस ऑफ टू मेनी वर्ड्स विल लोअर द लेटाइस एनर्जी एज वेल एज द स्टेबिलिटी ऑफ माई क्रिस्टल. दिस इज व्हाट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट्स आर. ओके, ये वाला क्वेश्चन सही है दोस्त. ये अभी हमने जस्ट सॉल्व किया एफसीसी वाला है, सेम ही है. सो टॉकिंग अबाउट सीजियम क्लोराइड, क्या बोल दिया है? सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब सीजियम क्लोराइड जो है वो क्यूबिक यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होता है. तो उसमें से क्या बोल रहा है? क्लोरीन आयन एट द कॉर्नर एंड CS आयन इज इन द सेंटर ऑफ द क्यूब. मतलब भाई ये क्यूब है जिसके कॉर्नर पे क्लोरीन आयन है और सेंटर में CS आयन है. तो सेंटर में एक आयन बोल दिया है, मतलब भाई ये क्या होगा तुम्हारा? ये बॉडी सेंटर जैसा कुछ दिख रहा है. सेंटर में एक है, कॉर्नर पे बाकी है. तो सिंपल है, ये तो बॉडी सेंटर्ड ही होगा. कैसे होगा बनाते हैं, और कितने मॉलिक्यूल्स है वो पूछा है. तो सिंपल है, अगर मैं ड्रॉ करूं, लेट मी जस्ट ड्रॉ. ठीक है, क्यूब बना लेता हूँ. क्यूब नहीं, क्यूबॉइड बन गया है. ओके, तो क्या बोल रहा है? सेंटर में जो है ये मेरा सीजियम है, ठीक है. बाकी कॉर्नर्स पे क्या है मेरे? क्लोरीन है, क्लोराइड. ये कॉर्नर पे क्या है? क्लोरीन है, ठीक है. और सेंटर में मेरा भाई है सीजियम. तो ये तो सिंपली बॉडी सेंटर दिख ही रहा है ना. सो सिंस क्लोरीन इज इन कॉर्नर, तो टोटल एटम्स कितने हैं कॉर्नर में? 8. और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है. तो टोटल क्लोरीन कितने होंगे? 1. सो एक क्लोरीन होगा, ठीक है. टॉकिंग अबाउट सीजियम, सीजियम बोल दिया. सीजियम का क्या है? सीजियम आयन जो है, सीजियम आयन है वो सिर्फ एक ही है इन सेंटर. सो सीजियम भी एक ही है. तो एक सीजियम और एक क्लोरीन, तो आ गया CS. सॉरी, जस्ट अ मिनट. ये मिटा दिया अपन ने, ठीक है. इसको ढंग से लिखता है. सो जो एटम्स तो 2 है, बट बात करें मॉलिक्यूल की तो सिर्फ, अगर सीजियम क्लोराइड का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, दैट इज ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीजियम क्लोराइड. समझा? एक यूनिट सेल में. सिंपल, खत्म हो गया, नल्ला है. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते 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 CU क्रिस्टलाइज इन FC. सेम अभी जो पीछे सॉल्व किया सेम ही है. क्या बोल रहा है? CU क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल विद एज लेंथ दिया हुआ है एंड रेडियस ऑफ कॉपर पूछा है, ठीक है. रेडियस पूछा है, एज लेंथ दिया हुआ है. फाइंड कर सकते हो दोस्त, होमवर्क ये तो कर ही सकते हो, ठीक है. सिंपल है, फॉर्मूला भी लिख के दे दिया हुआ है. A is 2√2 टाइम्स R. खत्म, कर लो उसको सॉल्व. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्टेन अ रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड एज लेंथ ऑफ द सब्सटेंस. इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, देख लेना. फिर भी एक्सप्लेन, फिर भी मैंने ये टेक्स्ट बुक से निकाला हुआ है, फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ दोस्त. क्या बोल रहा है? अपने को डेंसिटी और एज लेंथ के बीच का क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है. मतलब वो फॉर्मूला याद है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू, याद है कि नहीं? है ना, एज लेंथ इज इक्वल टू डेंसिटी वाला फॉर्मूला, पूरा न्यूमेरिकल जिस पे किया था हमने. ये वही फॉर्मूला हमें डिड्यूस करने बोल रहा है. कर लेंगे ना भाई, क्या टेंशन है. तो सिंपल है. तो पहले आपने को पता है कि एक कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल का जो एज लेंथ होता है वो A होता है. तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A क्यूब हो जाएगा. सिंपल है. एक पार्टिकल का मास क्या होता है? M. तो N पार्टिकल का मास हो जाएगा M × N. खत्म. अभी डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी, वॉल्यूम अपने को पता है A क्यूब है, मास ले लिया अपन ने M × N. तो डेंसिटी मिल जाएगी अपने को, डेंसिटी मिल गई अपन को Mn A क्यूब. समझा है कि नहीं? अच्छा, अभी यहाँ पे सिर्फ मास की बात नहीं कर सकते, हम मोलार मास की बात करेंगे, ठीक है. मोलार मास, किसी भी सब्सटेंस का जो मोलार मास होता है वो कैसे होता है? एक पार्टिकल का मास इंटू टोटल पार्टिकल्स कितने अपने पास, ठीक है. तो अपने को पता नहीं, अगर मैं सेल लेट अस कंसीडर 1 मोल, तो 1 मोल पार्टिकल्स में 1 मोल पार्टिकल का मास कितना होगा, हम वो कंसिडर करेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. सो मास ऑफ 1 पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास ऑफ 1 पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल. तो मोलार मास क्या है? इट इज मास ऑफ 1 पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल. तो देयरफॉर मोलार, देयरफॉर मास स्मॉल m विल बी व्हाट? मोलार मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. देख सिंपल है भाई, मोलार मास क्या होता है? मास ऑफ 1 पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना. कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, एक मोल में कितने पार्टिकल्स है, एक मोल पार्टिकल्स का कितना मास है, उसको मैं मोलार मास बोलता हूँ.
तो सिंपल है, तो मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल, देयरफॉर मास ऑफ वन पार्टिकल विल बी इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, सिंपल। तो स्मॉल m इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, डाल दिया, इक्वेशन को कंबाइन कर दो, कंबाइन किया। सो अभी डेंसिटी का फॉर्मूला मालूम पड़ा था हमें, डेंसिटी वॉज मास अपॉन वॉल्यूम। सो ये अपना मिल गया, देखो ये वाला जो है फॉर्मूला m इंटू एन ए क्यूब, m इंटू एन बाई ए क्यूब, ठीक है। अपने क्या किया, m के बदले सिर्फ क्या लिख दिया है ये, सो वी जस्ट रिप्लेस स्मॉल m बाय मोलार मास, तो इट विल बी n कैपिटल M बाय ए क्यूब टाइम्स Na, खत्म, समझा। सो डेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपने डेंसिटी का और एज लेंथ का रिलेशन रिड्यूस कर लिया। क्वेश्चन क्या था, यही था ना, ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, खत्म। सो पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले आपको पता करना है कि भाई आपका एज लेंथ क्या है, ठीक है। फिर आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, एक बार वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लिया, फिर आप पता करोगे कि आपके पास वो जो कितने पार्टिकल्स है। सो हमें पता है कि लेट्स से हम बोलते हैं कि एक पार्टिकल का मास m है, तो n पार्टिकल का मास nm हो जाएगा, ठीक है। हमें पता नहीं कितने पार्टिकल्स हैं, राइट। उसके बाद हमने डेंसिटी फाइंड कर ली, डेंसिटी फाइंड करने के बाद हमने मोलार मास का फॉर्मूला डिड्यूस किया। मोलार मास इज व्हाट, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल, डाल दिया, मिल गया। देन वी कंबाइंड इट और हमें मिल गया रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड आवर एज लेंथ, फाइन, वेरी सिंपल इट इज एंड वेरी मच क्लियर आई होप। चलो सेम क्वेश्चन वापस देखो रिपीट हो रहा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा है, सीसीपी और एचसीपी में डिफरेंस पूछा है, ठीक है। सीसीपी और एचसीपी में डिफरेंस पूछा, क्या होता है, थर्ड लेयर ऑफ स्फीयर इज एडेड टू द सेकंड लेयर सो एज टू फॉर्म एचसीपी और सीसीपी स्ट्रक्चर। सो एचसीपी बनाने के लिए भी थर्ड लेयर ऐड करना पड़ता है, सीसीपी बनाने के लिए भी थर्ड लेयर ऐड करना पड़ता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, समझ में आ रहा है। एचसीपी बनाने के लिए भी थर्ड लेयर ऐड करना पड़ता है, सीसीपी बनाने के लिए भी थर्ड लेयर ऐड करना पड़ता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, उसके बाद हम सीसीपी की बात करेंगे। तो एचसीपी में क्या है, एचसीपी में क्या हो जाए, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है उसको कवर कौन करता है, जब भी जो सेकेंड लेयर का टेट्राहेड्रल वॉइड है वो थर्ड लेयर कवर करता है, ठीक है। जो देखो सी, व्हेन द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर इज कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर, क्या होता है, जो थर्ड लेयर का जो स्फीयर, देखो थर्ड लेयर का जो स्फीयर है, सो द स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइन विद दोज ऑफ फर्स्ट लेयर। मतलब यहाँ पे जो थर्ड लेयर है वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर की तरह ही अलाइन हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें जो पैटर्न मिलता है, पहला लेयर इसका वर्ड को कवर किया सेकंड लेयर ने, सेकंड लेयर के वर्ड को कौन कर रहा है, फर्स्ट लेयर कवर कर रहा है। एक दो, जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ इट एंड शो यू, डिफरेंस समझ में आ जाएगा, एक मिनट। ये भाई कहाँ गया पेंसिल, मेरी पेंसिल, यहाँ मेरी पेंसिल, अच्छा ठीक है। चलो 1 2 3 4, चलो 4 बना लिया, ठीक है, 5 और ये 6, ठीक है। क्या बोल रहा है, फर्स्ट लेयर इसके ऊपर ऐसे आके बैठेगा इसका, ठीक है। एक मिनट है दोस्त, हाँ, तो फिर ये सेकंड लेयर हो गया। अब सेकंड लेयर का जो दोस्त, सेकंड लेयर पे ना, अब जो थर्ड लेयर आता है वो एग्जैक्टली ऐसा आता है जो फर्स्ट लेयर जैसा हो, ठीक है, इनके डिप्रेशन में बैठता है। सो यहाँ पे फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, और जो थर्ड लेयर है ना वो वापस एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर जैसा होता है, ठीक है। तो जो पैटर्न बनता है वो कौन सा बनता है, ए बी पैटर्न बनता है, एंड ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करें सेम यहाँ पे भी थर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी तीसरा लेयर तो आता ही है, बट यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। जो थर्ड लेयर होता है जो सेकंड लेयर के ऊपर आता है वो कुछ ऐसे मैनर में बैठता है, ये उसका ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड है उसको कवर करता है, ठीक है। और जो फर्स्ट लेयर है वो थर्ड लेयर की एग्जैक्ट अलाइन में नहीं बैठता। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर तीनों अलग अलग होते हैं। एचसीपी में क्या हो, फर्स्ट सेकंड फिर वापस फर्स्ट, थर्ड लेयर जो आता है वो फर्स्ट जैसा ही होता है, लेकिन सीसी में फर्स्ट है, फिर सेकंड लेयर आता है उसके डिप्रेशन में बैठता है, थर्ड लेयर आके ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करता है, ठीक है। थर्ड लेयर आके क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करता है, किसका, सेकंड लेयर का, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली अलाइन एज द फर्स्ट लेयर।
देयरफॉर यू गेट अ पैटर्न विच इज कॉल्ड एज ABC ABC। तीनों लेयर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एंड देयरफॉर यू हैव अ पैटर्न ऑफ ABC ABC ABC। सो वही बोल रहा है, तीनों दोनों में HCP में और CCP में दोनों में थर्ड लेयर तो आते ही हैं, बट उनका अरेंजमेंट अलग होता है, एंड दिस इज द डिफरेंस। HCP में AB पैटर्न बनता है और CCP में ABC पैटर्न बनता है। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। Okay, distinguish between with the help of डायग्राम। मेटल कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिस्टिंग्विश करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, डायग्राम जो है वो नीचे है, पहले से डिस्टिंग्विश करते हैं। सबसे पहला एकदम बहुत सिंपल भाई, क्या कंडक्टर क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करने की अलाउंस दे दे आर कंडक्टर्स, राइट? जस्ट अ मिनट। ठीक है, सब्सटेंस विच कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर इंसुलेटर। कुछ सब्सटेंस है जो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी पे, कब? लो टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर पे उनका कंडक्शन अच्छा हो जाता है, तो वो सब्सटेंस हो जाते हैं मेरे सेमीकंडक्टर। अगर मैं गैप की बात करूं, अगर मैं बैंड थ्योरी की बात करूं, सो दिस इज द डेफिनेशन। मैं बैंड थ्योरी के हिसाब से बात करूं तो मेटल्स में या कंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है या फिर बैंड गैप होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वो ना के बराबर होता है या फिर वो ओवरलैपिंग होता है, राइट? इफ आई टॉक अबाउट इंसुलेटर, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है वैलेंस और कंडक्शन बैंड में। ठीक है, और इसमें जो सेमीकंडक्टर में वो होता है, वो दोनों के कंपैरिजन के बीच वाला होता है, तो इट इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ पे ओवरलैपिंग होता है, ओके, और यहाँ पे कम होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। फाइन। अच्छा, अब बात करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करें, तो क्या इफेक्ट दिखता है तीनों में क्या इफेक्ट? तो अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है? अगर मैं बैंड थ्योरी की बात करूं, ठीक है, बैंड थ्योरी में हमने देखा था कि भाई क्या हो रहा था, यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बहुत इजीली जंप कर जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करता हूँ, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, ठीक है, और कंडक्टिविटी दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या सर्टेन गुड मेटल्स। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट इंसुलेटर, यहाँ पे भाई जो बैंड गैप है वो इतना ज़्यादा होता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करना इलेक्ट्रॉन का बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से इनका कंडक्टिविटी बहुत 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 कम होता है, बहुत ना के बराबर होता है, एंड हेंस दे बिहेव एज एन insulator. For example, your rubber, plastic, etc. Talking about semiconductor, here the energy gap is very less. Because of that, as soon as you provide the electrical conductivity, electrical potential, if you applied this electrons in the valence band, they get excited and jump to conduction band. ठीक है, तो जितने ज़्यादा बैंड ऊपर, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, the number of electron that conduct electricity is lower in semiconductor. ठीक है, क्योंकि भाई क्या हो रहा है, गैप तो है, तो हीट प्रोवाइड करने के बाद थोड़े इलेक्ट्रॉन जंप होते हैं ऊपर, तो जब थोड़े जितने भी जंप होंगे उतनी ही कंडक्टिविटी कराएंगे। दिस इज द रीजन हम बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर को हीट करने का टेम्परेचर ज़्यादा जब होता है, दैट टाइम इट इज अ गुड कंडक्टर, बट एट लो टेम्परेचर इट इज वेरी बैड कंडक्टर। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर योर सेमीकंडक्टर्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सो दिस इज व्हाट इज योर बैंड डायग्राम। ठीक है, क्या हो रहा है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये देखो, ये दूसरा ओवरलैप हो रहा है बैंड्स। यहाँ पे एनर्जी लेवल देखो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे देखो एनर्जी गैप बहुत कम है, यहाँ पे ओवरलैपिंग है। फाइन, दिस वाज द डिस्टिंग्विश। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी ऊपर हमने देखा था, देयर वाज एन एमसीक्यू रिगार्डिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर। जिसने नहीं पढ़ा था, चलो भाई आज नसीब है तुम्हारी भाई, एन टाइप पढ़ी लो। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा क्यों होती है एज कम्पेयर टू पी टाइप। ये मिलावटी वाले हैं, फिर भी इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि दोस्त समझो, एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता क्या है। एन टाइप सेमीकंडक्टर उसका नाम क्यों दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं कंडक्शन बैंड में। ठीक है, एन टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। अच्छा, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता कैसे है? पीछे देखा था सिलिकॉन में अर्सेनियम मिला है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, n-type semiconductor is obtained by adding group 15 element into intrinsic semiconductor which belong to group 14. ग्रुप 14 एलिमेंट के अंदर जो है, ग्रुप 14 वाले जो है, उनके अंदर कौन सा एडिशन कर रहे हैं हम, ग्रुप 15 वाले ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप 15 वाले ऐड कर रहे हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो वो डोप हो गया विद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इट इज बीन
डो विद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दिस सिलिकॉन और फॉस्फोरस का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो देखो यहाँ पे सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखो, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन विच सिलिकॉन इज लिंक टेट्राहेड्रली विथ 4 SI एटम। आपने को पता है सिलिकॉन जो है भाई 4 बॉन्ड बनाता है ना, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। 5 जो फॉस्फोरस है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है, फॉस्फोरस के पास 5 है। तो एक सिलिकॉन हटा के उसमें फॉस्फोरस अगर मैं डाल दूं तो क्या हो रहा है, वो तो 4 वाला तो पहले ही सिलिकॉन से लिंक कर लेगा, बट उसके पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल इलेक्ट्रॉन बचेगा जो यहाँ से वहाँ पूरे क्रिस्टल में घूमता फिरेगा, पूरे क्रिस्टल में घूमता फिरेगा। इससे देखो स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आया, स्ट्रक्चर इज सेम, स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, लेकिन अब ये डोप हो गया और फॉस्फोरस का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो मोबाइल है तो वो पूरा घूमेगा और उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। समझे, समझ में आ रहा है? ओके नाउ सो दिस इज द स्ट्रक्चर एन टाइप सेमीकंडक्टर, और वो आपको समझ में आ गया क्यों है वो ज्यादा स्मार्ट, ठीक है। मूविंग अहेड, फ्रैंकल डिफेक्ट। अभी हमने शॉर्टकी डिफेक्ट देखा, अभी फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों होता है, वाई इट हैपन्स, और उसके इफेक्ट क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे। अभी ऊपर भी देखा था फ्रैंकल डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में क्या डिफेक्ट, क्या चेंज होता है, ठीक है। चलो देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट आता कब है। तो जब कैटायन और अनायन अपना रेगुलर साइड छोड़ के, ठीक है, वो क्या करते हैं, लेटाइस के बीच की जगह पे कहीं जाके बैठ जाते हैं। देखो सी देयर इज अ डायग्राम हियर, चेक दिस आउट। क्या हो रहा है यहाँ पे, सी इनका इसका रेगुलर साइज यहाँ पे ए आना चाहिए था एक्चुअली, अगर रेगुलर पैटर्न फॉलो करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, बाय सम मेथड अगर हम कोई जब क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं उस प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, घाई कर देते हैं, तो क्या होता है यहाँ का जो एक पार्टिकल है वो अपनी जगह से छूट के किसी बीच वाली जगह पे बैठ जाता है, इंटरस्टिशियल पेस पे बैठ जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सो क्या हो रहा है, यहाँ से एक अनायन उठ के आके कहीं बीच में बैठ जाता है। जब वो बीच में बैठ जाएगा तो क्या होगा, डिफेक्ट आ जाएगा, है ना। अच्छा चलो देखते हैं। तो कोई भी अनायन या फिर कैटायन अगर अपना रेगुलर साइड छोड़ के कहीं पे भी बीच में जाके बैठ जाता है लेटाइस के किसी भी इंटरस्टिशियल पोजीशन में, तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इसकी वजह से देखो भाई, क्रिस्टल में से कोई पार्टिकल बाहर नहीं निकला है, क्रिस्टल के अंदर ही है वो पार्टिकल बाहर नहीं निकला है, अंदर है, बट जगह चेंज हो गई है, तो डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब ये क्रिस्टल डिफेक्ट दिखाता कौन है, ये फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाता कौन है, ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनके कैटायन और एनायन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। There's a big difference between cation and anion size. वो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे आयनिक कंपाउंड होंगे, दे विल शो अस द फ्रैंकल डिफेक्ट। एग्जाम्पल योर सिल्वर हैलाइड्स, जितने भी सिल्वर, देखो उसमें आप कंपेयर करोगे ना तो कैटायन और आयन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। जिंक सल्फाइड देख लो, ठीक है, यहाँ पे देखो कैटायन Ag+ और Zn2+ ये निकल जाते हैं, ठीक है। See they occupy the interstitial space as they have relatively smaller size. अभी if you compare silver and chlorine की साइज बड़ी है और आपका सिल्वर का साइज छोटा है, एटम का साइज। तो क्या होता है, सिल्वर निकल के या फिर आपका जिंक निकल के आते हैं बाहर और किसी भी इंटरस्टिशियल स्पेस पे जाके बैठ जाता है, ठीक है। एंड दिस लीड्स द फ्रैंकल डिफेक्ट। सो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, डेंसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो हमें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। डेंसिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी सेम ही होती है, बिकॉज आयंस तो पूरा है, आयंस छोड़ के भागा थोड़ी है। सो कंडीशन क्या है, कैटायन अनायन होने चाहिए, आयनिक सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। कैसे होता है ये, जब अनायन या फिर कैटायन जिसकी साइज छोटी है वो अपने निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस पे जाके बैठ जाता है, ठीक है, जिसके से उनकी भाई कोई भी इफेक्ट नहीं होता है डेंसिटी पे और ना ही उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे, it remains neutral. Fine. Moving ahead. Next question. What is an impurity defect? क्या बात है, सारा डिफेक्ट ले दिया है। What are its type? Explain formation of vacancies through aliovalent impurity with the example. ठीक है। अब impurity defect क्या होता है दोस्त? impurity defect का सिंपल मतलब ये है कि अभी मेरा जो घर का आदमी है उसको रिप्लेस करके कोई तीसरा आदमी आ गया तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया, है ना। हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, मेरे प्योर सब्सटेंस में कोई तीसरा पार्टिकल आ गया, दैट विल बिकम इम्प्योर, है कि नहीं। तो चलो बात करते हैं, तो क्या होगा, मेरा रेगुलर कैटायन जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, एक दूसरे कैटायन से, तो मेरा हो जाएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अच्छा
अभी इम्प्योरिटी इफेक्ट क्या, इसको हम और भी क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इफ द इम्प्योरिटी कटैन इज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ रेगुलर कटैन, इट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी इफेक्ट। अगर मेरा कटैन को निकाल के वहां पे दूसरा कटैन डाल दिया तो वो मेरा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और दूसरा टाइप इम्प्योरिटी डिफेक्ट का दैट इज इंटरस्टिशियल, मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा बाहर का पार्टिकल आ रहा है, लेकिन वो कहाँ पे बैठ जा रहा है, जाके इंटरस्टिशियल पोजीशन पे बैठ जा रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट में सेम था, अंदर का ही निकल के इंटरस्टिशियल पोजीशन पे बैठ जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ पे कोई बाहर का थर्ड पार्टी वाला आके अंदर बैठ रहा है मेरे, ठीक है। सो मैं इसको इम्प्योरिटी बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, तो जब भी मेरा एक नॉर्मल मेटल जो प्योर मेटल है उसके अंदर मैं कोई दूसरा मेटल ऐड करूँ, उसको डोप करूँ, तो मैं बन जाता है एलॉय। फॉर एग्जांपल मेरा कॉपर मेटल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय जिंक इन 3:1 रेशियो, और मुझे क्या मिलता है, ब्रास मिलता है। सिमिलरली मैं कार्बन की बात करूँ, ठीक है, जब मैं आयन में कार्बन वगैरह मिलाता हूँ तो मैं आपको ये स्टेनलेस स्टील मिलता है। सी इम्प्योरिटी इफेक्ट कंप्लीटली चेंजेस द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। सी आयन इज सॉफ्ट, malleable and ductile. Carbon is introduced as impurity to form stainless steel. It is an interstitial alloy and it's hard, strong, ductile, less ductile and shiny and bright in appearance. देखो क्या हो रहा है, ये मेरा ब्रास कॉपर था, अब कॉपर के बदले में मैंने क्या ऐड कर दिया, जिंक ऐड कर दिया, तो ये मेरा एलॉय बन गया और दिस इज ब्रास, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आयन है, आयन के बीच बीच में मैंने कार्बन डाल दिया, तो दिस बिकम्स माय स्टेनलेस स्टील, ठीक है, और पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। सो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी, ये वाला जो है सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी का एग्जांपल है, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय स्टेनलेस स्टील इम्प्योरिटी, सॉरी इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। फाइन, चलो बाय दिस सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है आपके एक्सरसाइज का। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली कॉन्टैक्ट, ठीक है, कुछ भी डाउट होगा सॉल्व करने में तो प्लीज कॉन्टैक्ट। थैंक यू।